नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. Let's start section 56. तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 56। दिस इज सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 के 3 पैराग्राफ हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज डीलिंग विद व्हाट इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो कार्य अपने आप में असंभव हो। मृत व्यक्ति को जीवित करना, जादू से ट्रेजर खजाना ढूंढना, ये इम्पॉसिबल टास्क है, इनके लिए एग्रीमेंट करना। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, शून्य होते हैं। दोज एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। यहां तक बात आ गई। देन वी स्टडी द सेकेंड क्लॉज। ये इनको वो डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग एक बार, अभी तो केवल आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना है। तो दिस इज बिफोर यू दिस सेकेंड पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 56। इट सेज व्हाट कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट वॉज फॉर्म्ड। जब ये किया गया था कॉन्ट्रैक्ट तब ये सही था, इट वॉज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सुपरविनिंग इवेंट्स, कुछ सुपरविनिंग इवेंट्स की वजह से दिस हैज बिकम ईदर अनलॉफुल और इट हैज बिकम इम्पॉसिबल। या तो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है या इसकी परफॉर्मेंस अनलॉफुल हो गई है। देन वी से इन सच सिचुएशन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. Contract becomes void, and in such cases we deal with the concept of doctrine of frustration. We have come to the topic of then. पहले हम लोगों ने सेक्शन 56 का ब्रेक पढ़ा था, फिर हम लोगों ने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बात की थी हम लोगों ने। तो कल का जो टॉपिक था वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को ही हम लोगों ने कंटिन्यू करना है इंडियन पोजीशन पर। Yesterday we have been discussing the doctrine of frustration India position. What is the position in India? Position in India. आज हम लोगों ने doctrine of frustration की इंडिया में के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना है और बहुत सारे हम लोगों ने केस लॉज समझते हैं वैसे, और यहीं से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिनको नहीं समझ में आती है वो ऑटोमेटिकली बीच में समझ में आ जाएगी। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग मैं निकालता हूं आपके लिए, ये रहा। इसको समझा देता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फिर यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि यहां पर हम लोग डिफरेंट केस लॉज पढ़ेंगे और वो केस लॉज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज रीड दिस बोर्ड विद मी। कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस। When the performance of contract becomes impossible because of a supervening event. Supervening event. The purpose with which the parties have in mind is frustrated and the promisor is excused from performance. This is called doctrine of frustration in English law. ये आई रेड इट फॉर यू, मैंने आपके लिए पढ़ा है एंड नाउ आई एक्सप्लेन इट एक्चुअली व्हाट इज दिस। देखिए बेसिकली हु एवर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे, आप करें कॉन्ट्रैक्ट, मैं करूं कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट? दैट वी वांट टू परफॉर्म आवर ऑब्लिगेशंस, कि मैं अपना काम करूं, प्रॉमिस फुलफिल करूं, आप अपना फुलफिल करें, सो दैट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है जुडिशरी की तैयारी करना, है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का मिलकर के? आपको जज बनाना, राइट? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया विधि जुडिशियल एकेडमी एंड यू एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, दैट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट? नो वी हैव सम ऑब्लिगेशंस, यू हैव सम ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो वी हैव एन ऑब्जेक्टिव इन माइंड, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। एवरी पार्टी हैज सर्टेन काइंड ऑफ माइंडसेट ऑब्जेक्टिव कि व्हाट वी वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस। समटाइम्स
बिकॉज ऑफ सुपरविनिंग इवेंट्स, बिकॉज ऑफ व्हाट, सुपरविनिंग इवेंट्स। सुपरविनिंग इवेंट्स का मतलब है द इवेंट विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल से बाहर की जो बात है। बिकॉज ऑफ सच सुपरविनिंग इवेंट इफ द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस असंभव हो जाती है, इफ इट बिकम्स इम्पॉसिबल, देन वी से द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य मात्र था वो ही विफल हो गया। जब ऑब्जेक्टिव ही विफल हो गया तो फिर परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पर्पस इन परफॉर्मिंग ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इज वी से दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये इंडिया में कहां मिलता है? इट इज फाउंड इन सेक्शन 56 पैरा सेकंड इन इंडिया। यहां तक बात हो गई। तो ये हुई डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इस पर हम लोगों ने पिछली क्लासेस में लंबा डिस्कशन किया है, केवल कनेक्ट करने की बात है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन लॉ इसमें, और यहीं से हमने बात शुरुआत करनी है। कुछ केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो केस है मरकापुर म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस डोडा रामी रेड्डी। प्लीज सी द बोर्ड, मरकापुर म्यूनिसिपैलिटी डोडा रामी रेड्डी। यहां पर कहां पर अप्लाई की गई, यहां पर आप लोगों ने इन केस लॉस को कैसे पढ़ना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए वाइल रीडिंग दीज, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इन्हीं केस के फैक्ट से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं प्रीलिम्स में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन व्हाट सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, किन केस के हालात में, किस किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज अप्लाइड एंड वेयर इट वाज नॉट अप्लाइड। इट इज नॉट द केस ऑफ कि फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाए। देर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस when the doctrine of frustration is applied in India as well as in England. The only point ये देखा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है, इस लाइन को पढ़ लीजिए और ये हमेशा आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। Purpose which the parties have in mind. कॉन्ट्रैक्ट को करते समय व्हाट वाज द पर्पस इन माइंड ऑफ द पार्टीज के मस्तिष्क में, मानस पटल पर क्या उद्देश्य था। क्या कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अब भी इस तरीके से हो सकती है कि जो उद्देश्य पूरा हो जाए। द ओनली लॉजिक इज व्हाट, कि वेदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अचीव्ड और नॉट। उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का जो उद्देश्य था, क्या उसको अभी भी अचीव किया जा सकता है। इफ द आंसर इज यस, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल नॉट बी अप्लाइड देयर। इफ द आंसर इज नो, इफ यू से नाउ द ऑब्जेक्टिव इज फ्रस्ट्रेटेड, then doctrine of frustration will be applied. And now see the case of मरकापुर। कौन सा पुर? मरकापुर म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस डोडा रामी रेड्डी। पढ़ते हैं इस केस में क्या हुआ, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग। प्लेंटिफ ए म्यूनिसिपल अथॉरिटी, क्या किया इसने? हु इज द प्लेंटिफ? प्लेंटिफ इज ए म्यूनिसिपल अथॉरिटी auctioned the right to collect pig dung in the municipal area. Right? The defendant made highest bid to get this right. समझ लीजिए क्या है ये। म्यूनिसिपैलिटी है ना, जैसे काउ डंग होता है ऐसे पिग डंग हुआ। इन्होंने कहा कि वी आर सेलिंग द राइट टू कलेक्ट द पिग डंग। जो पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं, उनकी जो पोटी हुई उसको एकत्र करने का राइट वी आर ऑक्शनिंग। डिफेंडेंट वॉज इंटरेस्टेड इन दैट। डिफेंडेंट का अपने प्रोफेशनल नीड होगी उसकी। डिफेंडेंट ने नीलामी में पार्टिसिपेट किया और उस नीलामी में उसकी जो बिड थी वो थी हाईएस्ट बिड। देयरफॉर द राइट टू कलेक्ट द पिग डंग वॉज अवॉर्डेड टू डिफेंडेंट। So now there is a contract between plaintiff and defendant. Who is the plaintiff? Plaintiff is the municipality authority.
राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्शन किया। किस चीज का ऑक्शन किया? राइट टू कलेक्ट पिग डंग फ्रॉम द एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। हु इज द डिफेंडेंट? Defendant was one of the participant in that auction. What he did? He made highest bid. What was the result? He won that auction. Auction उसके फेवर में डिक्लेयर कर दी गई। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्या हुआ बाद में? Then he paid a part of this amount by way of advance. जो उसके रेट तय हुआ उसका कुछ पार्ट उसने एडवांस दे दिया। अब देखो बेचारा क्या कलेक्ट करना था इसने, अपने आप ही समझ गए होंगे क्या कलेक्ट करना था और क्या मिल रहा है इसको। प्लेंटिफ देन फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू रिकवर द बैलेंस ऑफ दिस। इस व्यक्ति ने, हुआ क्या इसके साथ, जिस व्यक्ति ने नीलामी की, मैं पढ़वा दूंगा, इसने देखा कि मैंने इतनी सारी पेमेंट म्यूनिसिपैलिटी को कर दी और मेरे पास राइट था पिग डंग को कलेक्ट करने का, लेकिन जहां जहां पिग जाते हैं उनके पीछे पीछे उनके मालिक आ जाते हैं और वो ही उठा कर ले जाते हैं सारा माल, मेरे तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी ने लूट लिया मुझे। या तो म्यूनिसिपैलिटी इन ऑनर्स को रोके, लेट मी कलेक्ट दिस प्रोडक्ट, अदरवाइज आई विल नॉट पे यू फर्दर। म्यूनिसिपैलिटी सेड वाई विल यू नॉट पे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वी हैव ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एडवांस भी दिया है, तो रिमेनिंग मनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई, यहां तक का जो सिनेरियो है। प्लीज एवरीवन लेट मी नो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, एवरीवन, क्योंकि फैक्ट समझ में नहीं आएंगे तो लॉ कैसे समझ में आएगा फिर। डिफेंडेंट रिफ्यूज टू पे the same on the ground that dung was collected by the pig owners while they followed the pigs in the street and nothing was left for the defendant. It was found that pig owners had the right to collect the dung, एक बात, and this was not the property of the municipality. अब समझिए इस बात को, क्या हुआ यहां पर कि इट वॉज फाउंड कि भाई जो म्यूनिसिपैलिटी ने सेल कर डाला, दिस वाज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी की तो प्रॉपर्टी ही नहीं थी ये, दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ पिग ओनर्स एंड दे वर कलेक्टिंग द पिग डंग। देयरफॉर म्यूनिसिपैलिटी डिड एरर इन सेलिंग दिस। अब यहां पर कोर्ट ने कहा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली। It was held that since dung did not belong to the municipality, they had no right to auction it or charge anything for it. The contract was frustrated as no dung was left for the collection of the defendant. बस, तो in this case, doctrine of frustration was applied कि see municipality, this contract is frustrated because the object was the collection of the dung by the defendant. इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, that defendant should be able to collect the dung, but there is no dung, so therefore this contract is frustrated. इस करार का, इस संविदा का जो उद्देश्य था वो था सुअर का डंग को कलेक्ट करना, और वो ही कलेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां पर है ही नहीं वो, तो इसका मुख्य उद्देश्य फ्रस्ट्रेट हो गया। म्यूनिसिपैलिटी ने इसमें गलती की है, उनको राइट नहीं था सेल करने का, फिर भी उन्होंने किया, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड एंड देयरफॉर डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल टू पे टू द प्लेंटिफ इन दिस केस। तो प्लीज लेट मी नो अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो, ठीक। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एक लैंग्वेज पार्ट पढ़ना चाहिए कई बार। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज रेस्टेड अपॉन द फंडामेंटल कंडीशन दैट डंग बिकम्स अवेलेबल टू द परचेजर।
कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था एक मूलभूत शर्त पर आधारित था. इट रेस्टेड अपॉन ए फंडामेंटल कंडीशन. एंड व्हाट वाज द कंडीशन? दैट एट लीस्ट डंग विल बी अवेलेबल. अरे डंग उपलब्ध तो होगा तभी तो उसे कलेक्ट कर पाएगा. अदरवाइज जो म्यूनिसिपैलिटी है वो भी क्या सोच के सेल कर रही है? डंग अवेलेबल होगा, आप कलेक्ट कीजिए. जो पार्टी परचेज कर रही है राइट्स, उसको उसके दिमाग में क्या है? यस, डंग विल बी अवेलेबल विच आई कैन कलेक्ट. तो फंडामेंटली इट वाज बेस्ड अपॉन दिस assumption दैट डंग विल बी अवेलेबल. व्हेन द वेरी सब्जेक्ट मैटर इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड. तो आप कहां लेके जाएंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड. कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ही फ्रस्ट्रेट हो गया इस केस में. तो केस का नाम था मरकापुर म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस डोडा रामी रेड्डी. राइट, आंध्र प्रदेश का केस है ये. अब मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से आ गया होगा समझ में. बड़े अगली कहानी पर. अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए. दिस इज नेक्स्ट सब टॉपिक विद इन दिस. दो कॉन्ट्रैक्ट हैं. एक है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. फाइन, इनको समझना है. एंड अगेन you will see very interesting case laws over this topic. तो heading is what? No frustration of executed contracts. No frustration of executed contracts. Executed contracts का मतलब ये होता है the contracts which you have acted upon. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑलरेडी पार्टीज ने उनके इंटरेस्ट एक्रू हो गए हैं, उन्होंने एक्टेड अपॉन कर लिया है, पार्टिसिपेशन हो गया है. दिस इज यू कैन नॉट कम बैक नाउ. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर टू बी परफॉर्म, विच आर नॉट स्टिल परफॉर्म हुए नहीं है अभी, लेकिन जिनको परफॉर्म किया जाना है. एग्जीक्यूटरी समथिंग इन फ्यूचर. Executory contracts with the contracts which are yet to be performed, जिनको अभी परफॉर्म किया जाना है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है. लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज अप्लाइड इन केसेस ऑप्शन ए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी. समझे आप? देखो कहां से क्वेश्चन बनते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होती है. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, या दोनों में, या दोनों में से किसी में नहीं. अब आपको जवाब देना है. आंसर इज अप्लाइज ओनली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डज नॉट अप्लाई टू एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ध्यान रखना, मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया, क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया आपके लिए मैंने. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. इनके उसमें देखते हैं क्या क्या केसेस हैं. एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग आपको अभी केस लॉ से और अच्छा समझ में आ जाएगा. उन केस लॉज को मैं समझाता हूं आपको. रीड दिस. क्या है? ध्रुवदेव वर्सेस हनोइंदर सिंह. क्या है ये? इसके फैक्ट समझते हैं पहले. क्या था इसमें? देखिए, ए obtained from B a lease of some land. A obtained from B a lease of some land in Tehsil Okara district Montgomery for Kharif season 1947 and 1948. What? Again पढ़ लीजिए. देखिए,
ए ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी ए लीज ऑफ सम लैंड, यानी कि इस एक व्यक्ति ने इस बी से लैंड लिया किराए पर, लीज ली, राइट, लीज ऑफ सम लैंड। क्यों ली? क्योंकि यहां पर ये करेगा खेती बाड़ी, खरीफ सीजन के लिए ली है और रवि सीजन ऑफ 1948 के लिए ली है इसने। क्या किया? आफ्टर ऑब्टेनिंग द पोजेशन ऑफ लैंड फ्रॉम बी ए कैरीड ऑन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस फॉर खरीफ कल्टीवेशन एंड पार्टली एंजॉयड बेनिफिट देयर फ्रॉम बाय टेकिंग फॉर्डर एटसेट्रा। अब यहां समझिए, देखिए इसमें ये जो लाइन है ये आपके लिए बड़े काम की लाइन है। लीज पे लैंड ले लिया, मैं समझाता हूं उसके फैक्ट्स को, एक बार मैंने पढ़वा दिया, ऐसे समझिए कि आप जमींदार लोग हैं, ऐसा समझ लीजिए, बड़े बड़े लैंड हैं, खेत है, खलिहान है आप लोगों के, मैं गरीब गरुआ मजदूर, ऐसे मान लीजिए। मैंने कहा साहब आप जो है मुझे अपने खेत जो है किराए पर दे दीजिए, लीज पर दे दीजिए, मैं यहाँ पर खरीफ की खेती करूंगा और फिर रवि की खेती करूंगा, उसके लिए मैं आपको किराया देने को तैयार हूं। आपने बात मान ली, आपने मुझे अपना लैंड लीज पर दे दिया और मैंने वो पोजेशन भी ले लिया। तो यहां देखो, यहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। एग्जीक्यूटरी नहीं रहा अभी ये, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन द सेंस दैट आई टुक द पोजेशन ऑफ लैंड फ्रॉम यू, मैंने इसका पोजेशन ले लिया। देन आई स्टार्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हेयर, मैंने जिस पर्पज के लिए लैंड लिया था, आई हैव स्टार्टेड दोज ऑपरेशंस, वो भी शुरू कर दिया मैंने इसमें। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग बेनिफिट्स, आई एंजॉयड पार्टली द बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो यहां पर इस केस में आप देखोगे कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया, उसका पालन हो गया। जिस पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो पर्पज पार्ट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट पार्टली तो हो ही गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको मीनिंग समझ में आया नहीं आया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आया? प्लीज लेट मी नो दिस फास्ट। केस का नाम है सुशीला देवी केस। कौन सी देवी? सुशीला देवी केस। इसके फैक्ट्स को ध्यान करना, मैं पढ़ा चुका हूं इस केस को, इफ यू रिमेंबर। ए एग्रीड टू गिव हर लैंड्स टू बी, ए एग्रीड टू गिव हर लैंड्स टू बी ऑन लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। यहां पर ए ने बी को अपने लैंड देने हैं, लीज पर देने हैं और 3 साल के लिए देने हैं। अंडर द एग्रीमेंट द लेसी बी वॉज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू टेक पोजेशन ऑफ द लैंड्स। बी को पर्सनली इस लैंड का पोजेशन लेना था। लैंड वॉज सिचुएटेड इन गुजरांवाला ओन पार्टीशन ऑफ कंट्री। This area went to Pakistan. Both A and B migrated to India. B could not take possession of land. सुशीला देवी में अभी मैंने फैक्ट्स आपको पढ़ दिए दोबारा, पहले हम जो लोग पढ़ चुके हैं इसको एक बार में। सुशीला देवी केस में क्या था? सुशीला देवी हुआ केस और ये हुआ आपके सामने ध्रुव देव का केस। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है और इनको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों के ही केस में लीज पर लिया जाना है लैंड, राइट। दोनों ही के केसेस में आप लोग देखेंगे, यहां पर भी सुशीला देवी में दोनों ही पार्टीज माइग्रेट कर गई इंडिया को। तो सुशीला देवी के केस में पोजेशन ले ही नहीं पाया। सुशीला देवी का जो केस था उसमें वो व्यक्ति पोजेशन ले ही नहीं पाया उस केस का, समझे। जिस लैंड को उसने लीज पर लिया था, बी कुड नॉट टेक पोजेशन ऑफ लैंड इन दैट केस बिकॉज ए एंड बी बोथ माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन। इन केस ऑफ ध्रुव देव,
ध्रुव देव में क्या हुआ, पढ़ते हैं, देखिए पढ़ लीजिए। The above lands went to Pakistan. A migrated to India. A then filed a suit to recover back the rent paid by him on the plea that contract had been frustrated. ठीक, ए ने कहा, ए said what, कि now this contract has frustrated. समझे आप क्या? देखो मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूं आप लोगों को। मैंने आपका लैंड लिया लीज पर। आप कौन है? सौरभ बॉस। सौरभ बॉस का लैंड मैंने लीज पर लिया। क्यों लिया? कि मैं उसमें खेती करूंगा और आपको मैं दूंगा रेंट। आई विल कल्टिवेट दिस लैंड एंड देन आई विल गिव यू रेंट। आई टुक पोजेशन, आई स्टार्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, I started enjoying the benefits. Later on, because of the partition, I migrated to India. And then I sued you. मैंने आपको sue किया कि the rent which I gave you in advance, please return my advance rent because now it is not possible for me to perform the contract. मैं भैया इंडिया में आ गया हूं, लैंड पाकिस्तान में है, मैं कैसे खेती करूंगा, मेरा किराया वापस दो। समझे? ये केस कौन सा है? ध्रुव देव का केस है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की खास बात क्या है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ही हैज टेकन पोजेशन, बिकॉज ही हैज टेकन पोजेशन। वो पोजेशन ले चुका था पहले, उसने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस भी किए थे। देयरफॉर इस केस में कहा गया कि नो 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 नो, कोर्ट सेड नो। कोर्ट ने क्या कहा? देखो कोर्ट की लैंग्वेज समझिए, फिर मैं समझाता हूं। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो एग्रीमेंट दैट रेंट वॉज पेएबल ओनली इफ ए वॉज एबल टू पर्सनली अटेंड और सुपरवाइज द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। कोर्ट ने कहा कि सो मिस्टर विजेंद्र वर्मा, पहली बात तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था कि रेंट आप तभी दोगे जब आप पर्सनली एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर पाओगे। इवन इफ यू आर इन इंडिया यू ट्राई टू सुपरवाइज इट। इस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप ही को पर्सनली करना था। एंड आपके उसमें इन फैक्ट्स को देखते हुए this agreement, this transfer of property has not become void. This contract, ये लाइन पढ़िए, is not frustrated because section 56 did not apply to completed transfers of property. In your case, in this case, देयर वॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी। आपको तो ट्रांसपोजिशन मिल चुका था, प्रॉपर्टी आपके फेवर में ट्रांसफर हो चुकी थी। तो आपका जो केस है दैट इज द केस ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या सेक्शन 56 डज नॉट अप्लाई इन सच केसेस। समझे आप? तो ये है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आपको उदाहरण सुशीला देवी में आप देखो, अगर फैक्ट्स आपको थोड़े से आप कंपेयर कर पाओ उसमें, आप सुशीला देवी के केस में भी लीज पर लिए गए थे, लैंड लीज पर ही लेने का एग्रीमेंट था, लेकिन उसमें यह था कि दोनों के दोनों ही माइग्रेट कर गए पार्टीशन के बाद में और वी कुड नॉट टेक पोजेशन ऑफ लैंड। तो यह एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट रह गया, यह कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज अप्लाइड देयर बट नॉट इन केस ऑफ ध्रुव देव। तो आई बिलीव अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको क्या समझ में आना चाहिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आना चाहिए आपको। ये जो हेडिंग है इसकी, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप लोग। नो फ्रस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने आपको केस बताया है
ध्रुव देव का। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आप जा सकते हैं सुशीला देवी के केस में। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।